हेलो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कवक के सामान्य लक्षण। कवक विज्ञान को कहते हैं माइकोलॉजी। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्ज़ाम में आ जाता है। कवक विज्ञान को कहते हैं माइकोलॉजी, और जो कवकों का अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं माइकोलॉजिस्ट। अब कवक क्या होते हैं आप देखिए, लिखा हुआ है मैंने फंजाई के आगे अक्लोरोफाइलस। तो कवक जो हैं अक्लोरोफाइलस होते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित बीजाणु धारण करने वाले और यूकैरियोटिक जीव हैं। यूकैरियोटिक मतलब इनमें जो केंद्र होता है वो विकसित होता है या सुविकसित होता है। और उदाहरण हैं मशरूम, एल्ब्यूगो, ऑस्ट्रेलेगो, पक्सिनिया। ये विभिन्न एग्जाम्पल्स हैं कवकों के। ऑस्ट्रेलेगो के ऊपर मैंने लिखा हुआ है स्मट, यानी इसको हम स्मट फंजाई कहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलेगो द्वारा कंड रोग या स्मट रोग होता है। इसी प्रकार पक्सिनिया के ऊपर मैंने लिखा है रस्ट, क्योंकि पक्सिनिया द्वारा रस्ट रोग होता है, इसे हम कहते हैं रस्ट फंजाई, और रस्ट को हिंदी में कहते हैं कीट। अब जो कवक है तो इसकी जो डेफिनेशन है, क्लोरोफिल अनुपस्थित बीजाणु धारण करने वाले यूकैरियोटिक जीव हैं। सेकंड पॉइंट आप देखो, कवक कहाँ पाए जाते हैं। कवक मैंने लिखा है सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब जल, थल, वायु सभी जगह देखने को मिलते हैं। जल में जो कवक रहते हैं एक्वेटिक फंजाई या जलीय कवक कहलाते हैं। और जलीय कवक कहाँ मिलते हैं? अलवण तथा समुद्र में पाए जाने वाले जीवित अथवा सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो ज़मीन पे जो कवक मिलते हैं उन्हें कहते हैं स्थलीय कवक। और स्थलीय कवक जो हैं मनुष्य, जंतु और पौधों को संक्रमित करते हैं। अब थर्ड पॉइंट आप लोग देखिए, इसी पॉइंट में आप देखिए, थर्ड पॉइंट में ही कवक क्या जो इनका पादप शरीर होता है वो कैसा होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, मैंने लिखा है पादपकाय थैलस। तो कवकों का जो पादप शरीर होता है उसे हम थैलस कहते हैं। थैलस मतलब जो जड़, पत्ता और तने में डिवाइडेड नहीं होता, इस प्रकार के पादप शरीर को हम कहते हैं थैलस। तो कवकों का जो पादप शरीर होता है उसे थैलस कहते हैं, और थैलस जो है शाखित होता है। कवक जो हैं वो तंतुमय होते हैं। तो एक तंतु को हम कहते हैं इंग्लिश में हाइफा, और बहुत सारे तंतु हम को कहते हैं हाइफी। तो कवक का जो थैलस होता है वो तंतुमय होता है, और जब तंतु की वृद्धि सघन हो जाती है तो आपस में जो कवक तंतु हैं उलझ जाते हैं और एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करते हैं। और ये जाल रूपी संरचना है, इसे हम कहते हैं कवक जाल, और इंग्लिश में इसे कहते हैं माइसीलियम। अब ये जो कवक जाल है माइसीलियम है, देखो इधर लिखा हुआ है माइसीलियम दो प्रकार का होता है, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब अंतः कोशिका और इंटरसेलुलर मतलब अंतर कोशिका। कवक तंतु यदि परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसे हम कहते हैं अंतः कोशिक यानी इंट्रासेलुलर माइसीलियम। इसके विपरीत जब अनेक कवक तंतु कोशिका के अंदर प्रवेश न करके दो कोशिकाओं के बीच में वृद्धि करते हैं, इस प्रकार के कवक जाल को हम कहते हैं अंतरकोशिक यानी इंटरसेलुलर माइसीलियम। अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कवक तंतु पटहीन। पटहीन इंग्लिश में कहते हैं, पट को इंग्लिश में कहते हैं सेप्टेट। तो कवक तंतु पटहीन होते हैं, यानी पट या सेप्टा जो हैं अनुपस्थित होते हैं। और जब पटहीन होते हैं उन्हें हम कहते हैं संकोशिक, इंग्लिश में कहते हैं सिनोसाइटिक। तो कवक तंतु जब पटहीन होते हैं तो उन्हें हम संकोशिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा केंद्रक देखने को मिलते हैं। तो पटहीन अवस्था में केंद्रक जो हैं एक से ज़्यादा होते हैं, और इस कंडीशन को इंग्लिश में कहते हैं सिनोसाइटिक। तो कवक तंतु या तो पटहीन होते हैं, संकोशिक होते हैं, या कवक तंतु आप देखिए नीचे मैंने लिखा है पटयुक्त यानी पट उपस्थित यानी सेप्टेट कंडीशन होती है। और जब पटयुक्त होते हैं या सेप्टेट कंडीशन में तो एक, दो या बहुकेंद्र की अवस्था देखने को मिलती है।
अब आप 5th पॉइंट पे आइए। मैंने लिखा है पट जो हैं छिद्रयुक्त होते हैं। अधिकांश कवकों में जो पट होता है उसमें छोटा सा छेद होता है, छिद्र होता है, और छिद्र जो होता है वो बिल्कुल सरल होता है। और ये छिद्र क्यों होता है? ताकि कोशिका द्रव्य एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित हो सके। तो अधिकांश कवकों में जो पट होता है वो यानी छिद्र जो होता है वो सरल होता है। लेकिन ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बेसिडोमाइसिटिस वर्ग मैंने उदाहरण दिया है, इसमें जो है स्पेशल टाइप का सेप्टा यानी पट पाया जाता है, जिसे मैंने लिखा है डोलीपोड सेप्टा यानी ढोल छिद्री पट। आप डायग्राम में देखिए तो ये ढोलक के आकार का जो है ये सेप्टा है, क्योंकि इस पोर के क्षेत्र के आसपास एक दोहरी परत जो है पाई गई है, जिसे हम कहते हैं पेरेंथोजोम। तो इस टाइप का जो पट है ये बेसिडोमाइसिटिस वर्ग का एक विशेष लक्षण है। और ये एग्ज़ाम में कभी रिक्त स्थान भरो आ जाता है कि कौन से कवकों में कौन से वर्ग में डोलीपोड सेप्टा पाया जाता है। तो वर्ग बेसिडोमाइसिटिस का एक विशेष लक्षण है कि इसमें डोलीपोड सेप्टा यानी ढोल छिद्री पट हमें देखने को मिलता है। अब 6 पॉइंट पे आइए, कोशिका द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। कवकों में जो कोशिका द्रव्य है यानी प्रोटोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल प्रोटोप्लाज्म जो है वो सुस्पष्ट यानी स्पष्ट होता है और कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल से घिरा हुआ रहता है। सेल वॉल का जो मुख्य घटक है, ध्यान रखिएगा, काइटिन होता है। सेल वॉल का मुख्य घटक काइटिन, और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा झिल्ली होती है। और प्लाज्मा झिल्ली जो है कवक तंतु में घुलनशील पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। अब जो है कोशिका द्रव्य में आप देखिए क्या क्या ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट जो हैं ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज यानी गाल्जिकाए, राइबोसोम जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये विभिन्न ऑर्गेनेल्स कोशिका द्रव्य के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जो है रसधानियाँ होती हैं, और ये रसधानियाँ जो होती हैं प्रत्येक रसधानी के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है जिसे टोर्नोप्लास्ट कहते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है कवकों में ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, पॉइंट 7 न्यूक्लियस स्टेटस यानी केंद्रक। आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, यानी जो केंद्रक कवकों में होता है यूकैरियोटिक। बच्चों 2 तरह के केंद्रक होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो सुविकसित केंद्रक नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, और इस प्रोकैरियोटिक जो केंद्रक है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। कवकों में मैंने लिखा है यूकैरियोटिक केंद्रक। कैरो वर्ड शब्द कैरो जहाँ भी आ जाता है उससे मतलब केंद्रक से संबंधित हम कोई बात कर रहे हैं। तो कवकों में जो केंद्रक होता है वो यूकैरियोटिक होता है यानी सुविकसित केंद्रक देखने को मिलता है। तो ये जो यूकैरियोटिक केंद्रक होता है ये कवकों में या तो सम केंद्र की कंडीशन होती है या विषम केंद्र की। सम केंद्र की मतलब कभी केंद्रक या तो पॉजिटिव प्रभेद के होते हैं या नेगेटिव प्रभेद के। विषम केंद्र की कंडीशन मतलब या तो पॉजिटिव प्रभेद, एक पॉजिटिव प्रभेद का और नेगेटिव प्रभेद के, दोनों तरफ केंद्रक पाए जाते हैं। हैप्लॉइड कंडीशन यानी अगुणित कंडीशन देखने को मिलती है, और डिप्लॉइड कंडीशन द्विगुणित कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा डाइकैरियोटिक कंडीशन भी कवक तंतुओं में देखने को मिलती है। डाइकैरियोटिक मतलब द्विकेंद्र की, 2 केंद्रक पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभेद के पास पास जोड़े में या पेयर्स में होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो डिप्लॉइड कंडीशन होती है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन यानी बहुत कम टाइम की होती है, और डिप्लॉइड कंडीशन जैसे ही होती है उसके बाद तुरंत जो है अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है 8th देखिए, उच्च श्रेणी के कवकों में मैंने लिखा है मोटाइल सेल्स यानी चल कोशिकाओं का अभाव होता है, जबकि निम्न श्रेणी के कवकों में चल कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। तो ये तो हुआ कवकों की संरचना। अब क्या होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में कवक जाल जो है वो रूपांतरित हो जाता है।
आप देखिए मैंने लिखा है माइसीलियल मॉडिफिकेशन, यानी माइसीलियम का रूपांतरण। तो कुछ प्रगत वर्गों के कवकों के जीवन चक्र में कुछ प्रवस्थाओं में कवक तंतु रूपांतरित हो जाते हैं। रूपांतरित मतलब उनकी संरचना में बदलाव आ जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो रूपांतरण है, पहले मैंने लिखा है फर्स्ट प्रोजेनकाइमा यानी दीर्घ उत्तक। दीर्घ उत्तक आप देखिए डायग्राम। तो कवक तंतु इसमें परस्पर समांतर क्रम में, समांतर मतलब पैरेलली, समांतर क्रम में शिथिल रूप से व्यवस्थित रहते हैं। कवक तंतुओं की इस प्रकार के मॉडिफिकेशन में कवक तंतुओं की इंडिविजुअलिटी जो है वो बनी रहती है, यानी हमें पहचान पा रहे हैं ये एक कवक तंतु है, दो हैं, तीन हैं, और कवक तंतु जो है आसानी से पहचान में आते हैं, और कवक तंतु ऐसा लगता है कवक तंतु पैरेलली अरेंज्ड हैं। नेक्स्ट टाइप का मॉडिफिकेशन है सूडो पैरेन्काइमा यानी आभासी पैरेन्काइमा। इसमें आप देखिए कि कवक तंतु आपस में उलझकर जटिल रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं, उनकी जो इंडिविजुअलिटी है वो समाप्त हो जाती है, और जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो हैं वो अरेंज्ड हैं। तो कवक तंतु की इंडिविजुअलिटी वो है वो समाप्त हो जाती है, और माइक्रोस्कोप में उच्च पौधों के पैरेन्काइमा के समान दिखाई देते हैं। इसके बाद जो रूपांतरण है उसे हम लिखा है राइजोमॉर्फ यानी तंतु जटा, जो शॉर्ट नोट एग्जाम में कितनी बार आ जाता है। अनेक कवक तंतु जो राइजोमॉर्फ में क्या होता है, अनेक कवक तंतु दृढ़बद्ध रूप से व्यवस्थित होकर जड़ जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे तंतु जटा कहते हैं। तंतु जटा में सभी कवक तंतु एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो राइजोमॉर्फ के तंतु जटा में क्या होता है, ये संरचना ऐसे प्रतीत होती है जैसे बड़े पेड़ों की जड़ हो या रस्सी जो है गुथी हुई हो। तो इस टाइप के जो संरचना है डायग्राम में आप लोग देखिए, इसे कहते हैं तंतु जटा, बड़े पेड़ों की जड़ों जैसे संरचना, और ये गहरे भूरे रंग की होती है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम आप लोग इस फंजाई में भी पढ़ोगे। ये स्क्लेरोशियम है, आप देखिए डार्क ब्राउन कलर का ये स्क्लेरोशिया है। कवक तंतुओं की ये गोल चपटी दृढ़ व आभासी पैरेन्काइमी संरचना होती है, जो कवक की विश्रांति प्रवस्था, जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेज, को प्रदर्शित करती है। जब स्क्लेरोशिया का निर्माण होता है तब इससे पता लगता है कि कवक जो है वो अपनी रेस्टिंग फेज में है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करता है। नेक्स्ट जो है आप देखिए लास्ट तरह का मॉडिफिकेशन रूपांतरण है हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया मतलब चूषकांग। अविकल्पी परजीवियों में जनरली देखने को मिलता है। उसमें पोषक कोशिकाओं से भोजन ग्रहण करने के लिए कवक तंतु विशेष प्रकार के इंट्रासेलुलर संरचनाएं का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं चूषकांग या हॉस्टोरिया। ये चूषकांग जो होते हैं गठीले हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, अथवा ये मूलाभास जैसे देखने को लगते हैं। ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। तो ये तो हुआ बच्चों आपकी कवक क्या होते हैं, इसकी जनरल डेफिनेशन। कवक जो विज्ञान है उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं, और शॉर्ट में आपको सामान्य संरचना, कवक की जो संरचना है आपको बताई गई सामान्य लक्षणों में। अब सामान्य लक्षणों में जो पार्ट सेकंड में हम लोग स्टार्ट करेंगे कवकों में कवक जो है अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, या कवकों में पोषण के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।